ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुशल गुप्ता। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो गिरावट आई है इसका असर एसजीएक्स निफ्टी पर किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आपको भारी गिरावट नजर आएगी। करीब करीब 350 अंकों की गिरावट जो है हैंगसेंग में देखने को मिल रही है। वहीं एसजीएक्स निफ्टी की बात की जाए तो काफी ज्यादा दबाव है, 15,560 के स्तर पर है एसजीएक्स निफ्टी। और वहीं अगर जापान के बाजारों में भी अगर आप देखें तो भारी गिरावट नजर आ रही है। करीब करीब 1000 अंकों की जो गिरावट है वो आपको निकाई में नजर आएगी। भारी गिरावट है अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में। पूरा एशिया पैक अगर आप देखें तो फिलहाल लाल निशान में कारोबार कर रहा है। और शुक्रवार के सत्र में हमने देखा था कि जो अमेरिकन मार्केट्स हैं, यूएस के मार्केट्स हैं, वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। और जो डाउ जोन्स फ्यूचर्स हैं वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको लाल निशान के साथ ही कारोबार नजर आएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज जिस प्रकार से संकेत ग्लोबल मार्केट से और एसजीएक्स निफ्टी से देखने को मिल रहे हैं, यह बात निश्चित होगी है कि आज गैप डाउन ओपनिंग जो है वो बाजार में देखने को मिल सकती है। लेकिन विस्तार से समझते हैं कि इतनी गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, कुछ किस प्रकार से क्यों आ रही है इतनी गिरावट? ये देखिए, इसके पहले भी जब जिस तरह की कमेंट्री फेड की तरफ से आती हुई नजर आई थी इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कि 2023 के अंत तक जो है भी नजर आई थी इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कि 2023 के अंत तक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स जो है हाई करते हुए नजर आ सकते हैं। उससे भी बाजार का जो सेंटीमेंट है वो खराब होता हुआ नजर आया था। और शुक्रवार के सत्र में जो फेड अधिकारी है जेम्स बुलर्स, उनकी तरफ से भी ये बयान आते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो अब और ज्यादा ये प्रीपोन होती हुई दिख रही है डेडलाइन। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि फेड जो है 2022 के अंत तक रेट बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है इंटरेस्ट रेट दरों में बढ़ोतरी को लेकर वो थोड़ा चिंताजनक वापस से अब बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो डाउ का पिछले हफ्ते वर्स्ट अक्टूबर और करीब 3.5% डाउ जोन्स लास्ट वीक लुढ़कता हुआ नजर आया था। और अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो नियर डे लो पर जाकर बंद होता हुआ दिखा था डाउ जोन्स और करीब 1.6-1.7% की गिरावट थी। साथ ही यूरोपियन मार्केट से भी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की गिरावट हमें देखने को मिली। और एशियन मार्केट्स आज सुबह भी मैं देख रहा था, निकाई जो है करीब 2.5 से 3% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा था। तो एशियन मार्केट से भी क्लियर कट हैंगसेंग अभी आपने बताया कि कमजोर सेट ऑफ संकेत जो है हमें वहां से देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए अब निकाई जो है ऑलमोस्ट 3.5% तक लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। तो सुबह की जो गिरावट है वो फर्दर एशियन मार्केट्स में एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। तो ग्लोबल क्यूज और जो संकेत देखने को मिल रहे हैं आशीष, वो तो खराब ही है। और डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया कि गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस है, तो उसी लिहाज से जो है अब ये देखना होगा कि ये जो गैप डाउन होगा उसके बाद वापस से बाजार जो है उठ पाएंगे या फिर फर्दर गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो यही बड़ा सवाल है कि गिरावट होगी शुरुआत तो, लेकिन उसके बाद बाजार में किस प्रकार से रिकवरी आती है या फिर और ब्रेकडाउन जो एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा। लेकिन कुशल, हर बार हम सवाल पूछते हैं एक दूसरे को कि आपने कितने स्टॉक जो है बिकवाली वाले चुने। आज मैं थोड़ा सा इसे उल्टा कर देता हूँ मैं आपको ये पूछ रहा हूँ आज कितने स्टॉक्स आपने खरीदारी किया, क्योंकि आज के बाजार में जिस प्रकार से ग्लोबल संकेत है, खरीदारी करने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। आप बताइए, आप तो काफी अग्रेसिवली शॉर्ट भी करते हैं, कितने स्टॉक्स आपने लिए आज खरीदारी के? खरीदारी के जो स्टॉक्स लिए हैं ना, उसमें भी मैं डरा हुआ ही था। और उसमें मैंने जो भी सेट ऑफ स्टॉक्स लिए हैं, खासकर अब कैश सेगमेंट का स्टॉक तो हम लंबी अवधि के लिए हार्डली देते हैं, तो नतीजों के दम पर उस स्टॉक को चुन लिया है मैंने। और दूसरे बाकी जो स्टॉक्स खरीदारी के हैं वो हाई ड्यूरेशन वाले हैं, यानी कि 1 साल, 6 महीने, 3 महीने। तो इस तरह से मैंने जो है अपनी खरीदारी के कॉल्स डिजाइन किए हैं, जहां पर हम बिकवाली का जो कॉल है वो ज्यादातर नहीं दे सकते हैं। पर बिकवाली का डेफिनेटली जिस तरह से मूड माहौल बना हुआ है और जो बैंक्स और एनबीएफसीज है वहां पर सबसे ज्यादा वीकनेस मुझे आज के सत्र में होती हुई नजर आ रही है। आशीष, आपने किस तरह से डिजाइन किया आज की स्ट्रेटेजी? कुशल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है मेरी, और कुछ स्टॉक जो हाई बीट आए हैं वहां पर मैं खरीदारी की भी राय दे रहा हूं, और कुछ स्टॉक ऐसे भी है जहां पर आपको थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बनाकर खरीदारी करनी चाहिए। इनफैक्ट ये जो आज की गिरावट आई है, तो जो स्टॉक्स फंडामेंटली काफी बेहतर है वो आपको जितना सस्ता मिलेंगे, गेन्स आगे जाकर उतना होंगे। तो चलिए बिल्कुल आज की जो लिस्ट है उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। हमारी पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक, और यहाँ पर मैंने वही स्टॉक चुना है जो मैंने आपको शुक्रवार को बताया था। और कमजोर बाजार होने के बाद भी अगर आप देखें तो स्टॉक में 3
1% के गेंस देखने को मिले। हालांकि इस स्टॉक को 3 या 4 या 10% के गेंस के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। जिस प्रकार से देखिए कंपनी की डोमिनेंट पोजीशन है पूरी भारतीय बाजार में, और अभी इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है ना, बहुत ही शुरुआती फेज में है। शुरुआती फेज में भी अगर आप देखें तो इन्होंने अपनी क्लाइंटेल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि देख लिए शाओमी के लिए टीवी बना रहे हैं, ये बोट के लिए हेडफोन्स बना रहे हैं, और न जाने कितनी सारी कंपनीज के साथ इन्होंने टाइप कर रखा है। सैमसंग के लिए मोबाइल फोन्स भी इस कंपनी ने बनाए हुए हैं। तो जिस प्रकार से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, मैं मान रहा हूँ कि हर गिरावट में इस स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए और लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए। हालांकि जिस प्रकार से इस कैश का स्टॉक का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी पैसा बन सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट जो है शुक्रवार को ऑलरेडी आ चुका है। तो स्टॉक में खरीदारी करेंगे 5090 रुपए। ये स्टॉक इस स्तर को पार कर गया, उसके बाद रिव्यू करेंगे, आगे का जो लक्ष्य है वो आपको बताएंगे। लेकिन 4050 रुपए का सेफ साइड अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो लगा लीजिए। वैसे इस स्टॉक में अक्यूमुलेट कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस की आवश्यकता नहीं है। कैश का स्टॉक है मेरी तरफ से डिक्सन टेक। कुशल, आप बताइए। बिल्कुल आशीष, तो डिक्सन टेक की इस स्टॉक पर नजर रखिए। आशीष की तरफ से आती हुई दिख रही है पिक हमें कैश सेगमेंट में, और कैश सेगमेंट में ही मैंने स्टॉक चुना है एसएमएस लाइफ साइंसेज का। आप देखिए इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे और बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। खासकर अगर आप कंपनी के मुनाफे की बात करें तो 1.5 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ पर मुनाफा जाता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी का जो मार्जिन है वहां पर भी करीब 2.5% की बढ़ोतरी के साथ 10% पर अब मार्जिन कंपनी के आए हैं। इनफैक्ट लास्ट 1 मंथ में मैं स्टॉक का प्राइस ट्रेंड भी देख रहा था तो केवल 8% तक की बढ़त हमें अभी तक देखने को मिली है। तो शुक्रवार का जो तेजी का मोमेंटम है वो नतीजों के एक्सपेक्टेशंस के दम पर बनता हुआ नजर आया था, और मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर भी तेजी होती हुई दिख सकती है। पर यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है, क्योंकि जैसे कि हम गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो हो सकता है कि शुरुआती सत्र में आपको 10-15 मिनट वेट करना पड़े, क्योंकि बाजार जो है सेटल हो जाए, उसके बाद आप हो सकता है इसमें खरीदारी का ट्रेड बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिखे हैं एसएमएस लाइफ साइंस के। तो 685 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 658 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो कैश सेगमेंट से हमने आपको ये स्टॉक बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में आज का फ्यूचर्स जो मेरा है वो पहला बिकवाली का काउंटर के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा, और वो है आरबीएल बैंक का। अब देखिए फ्राइडे के सत्र में भी ये काउंटर वीक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, और अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कमेंट्री आती हुई दिख रही है कि 2022 में ही हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट फेड बढ़ाता हुआ नजर आए, तो कहीं ना कहीं उससे बाजार का जो सेंटीमेंट है इंटायर बैंक्स और इंडस्ट्री स्पेस पे आज फिर से वीकनेस शो करता हुआ दिखा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आरबीएल बैंक ये काउंटर है, हाई बीटा काउंटर है बैंक्स में, तो यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। इनफैक्ट 200 का लेवल मैं आज के सत्र में सुझा रहा हूँ कि यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। 200 के टारगेट के लिए हो सकता है इसको भी ये ब्रीच करता हुआ नजर आए, और 211 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस का जो है प्राइस होगा। तो ये मेरी तरफ से आज का फ्यूचर्स में। आशीष ने क्या चुना है उनसे जानते हैं। देखिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मैं भी स्टॉक में बिकवाली कर रहा हूँ। फार्मा स्पेस की कंपनी है ग्रैन्युअल्स इंडिया, इस स्टॉक पर आपको बिकवाली करनी है, और टेक्निकल तर्क पर मैंने स्टॉक चुना है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप इस स्टॉक का डेली चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ऑलमोस्ट एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ था, और फ्राइडे को मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक में ब्रेकआउट भी आया, माफ कीजिएगा ब्रेकडाउन भी आया। 312 के आसपास की जो है फ्यूचर्स में क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ कि 300-302 रुपए तक ये स्टॉक फिसल सकता है। हालांकि एक चीज जो वर्ड ऑफ कॉशन में हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ कि अग्रेसिवली पहले 10 मिनट 15 मिनट में कोई भी ट्रेड ना ले, पहले देख लीजिए। ऐसा ना हो कि आप 300 रुपए पे शॉर्ट कर दे और वहीं से घूम जाए, वो ज़्यादा थोड़ा रिस्की हो जाएगा इसके लिए। लेकिन इस स्टॉक को जरूर फोकस लिस्ट में रखें, क्योंकि जिस तरीके से ये स्क्रीनर्स पे आ रहा है पैटर्न, जिस प्रकार से यहाँ पर ब्रेकडाउन आया है, मैं मान रहा हूँ कि गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि ये क्लोजली वॉच करना होगा कि 300-302 जो स्टॉप लॉस माफ कीजिएगा जो टारगेट मैंने आपको बताया वो एक सपोर्ट जोन भी है, तो वहाँ से जो है किस प्रकार से बाउंस बैक आता है। लेकिन ग्रैन्युअल्स इंडिया निश्चित है कि आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। सेफ साइड 312 की जो क्लोजिंग है, आप 319 रुपए का स्टॉप लॉस लगाई, दिन के दौरान गिरावट एक्सपेक्टेड है। चलिए अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है बेस्ट ऑप्शन। और कुशल, शुरुआत में मैं जिस स्टॉक का जिक्र कर रहा था कि ऐसा हाई बीटा स्टॉक है जिसमें आज गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं बेट कर रहा हूँ रिकवरी पे, वो है पिरामल एंटरप्राइज। इस स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया टेक्निकल स्ट्रेंथ नजर आएगी। इनफैक्ट फ्राइडे को अगर आप देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट भी आया, खरीदारी भी देखने को मिली। और अच्छी बात यह भी कि अगर आप इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो वो भी खरीदारी की तरफ ही रुझान दिखा रहा है।
तो मैं मान रहा हूँ कि ये स्टॉक जितना सस्ता आपको मिलेगा उतना अच्छा है, और कहीं ना कहीं बाजार में जो है रिकवरी की एक उम्मीद है वो हमेशा बरकरार रहती है। तो आज हो सकता है कि शुरुआत काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन के साथ हो, उसके बाद थोड़ी सी आपको रिकवरी भी देखने को मिले। और हर बार की तरह देखिए हाई बीटा नेम जो बैंक्स एनबीएफसीज होते हैं वो गिरने में सबसे आगे होते हैं, और रिकवरी भी जब बाजार में आती है तो कहीं ना कहीं बैंक्स फाइनेंशियल से ही बाजार को सपोर्ट मिलता है। तो पिरामिड एंटरप्राइज शुरुआत में इस ट्रेड में कूदना नहीं है, थोड़ा देर वॉच करेंगे, जब आपको नजर आए कि हाँ भाई बाजार में अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है तब आप खरीदेंगे। 2250 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे स्टॉक में, और यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदकर जो मैं आपको टारगेट्स बता रहा हूँ वो शुक्रवार की क्लोजिंग के लिहाज से है। मैं जानता नहीं हूँ कि आज 15 मिनट के बाद किस प्रकार के स्तर पिरामिड एंटरप्राइज पर देखने को मिलेंगे या 20 मिनट बाद, लेकिन जब भी बाजार की रिकवरी आए तब पिरामिड एंटरप्राइज के कॉल ऑप्शन खरीदकर आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। मैंने लक्ष्य रखा है 63 रुपये का और 24 रुपये का स्टॉप लॉस है। दिन के दौरान रिकवरी एक्सपेक्टेड है पिरामिड एंटरप्राइज में। बिल्कुल, तो पिरामल एंटरप्राइजेज यहाँ पर हो सकता है कि आपको रिकवरी देखने को मिले, और उस रिकवरी में सबसे पहला जो काउंटर बाउंस बैक कर सकता है आशीष की तरफ से वो है पिरामल एंटरप्राइजेज का। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन कैटेगरी में मैंने भी एक और बिकवाली का काउंटर चुना है, और ये भी एनबीएफसी है, पर यहाँ पर बिकवाली का कॉल है, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। फ्राइडे के सत्र में भी चार्ट स्ट्रक्चर इसका वीक होता हुआ दिख रहा था, और मुझे लग रहा है कि आज जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है तो उसमें हाई बीटा काउंटर में आरबीएल बैंक तो आता ही है, साथ ही एनबीएफसी स्पेस से मेरे को श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो है वो वीक होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर और फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1380 रुपए का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 28.5 रुपए की प्राइसिंग है। 54 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, और 20 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी टेक्नोपिक, कुशल से जानते हैं। बिल्कुल आशीष, और टेक्नोपिक के आधार पर मैंने जो स्टॉक चुना है आज के लिए वो है पीएफसी का काउंटर। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस मैंने एक इंडस्ट्री बताई, और पीएफसी का अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में दिन के दौरान भी बाजार की रिकवरी में ये ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नजर आया। इनफैक्ट पीएफसी में आपको गिरावट का ट्रेंड ही हमें फ्राइडे के सत्र में देखने को मिला, और मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर फर्दर गिरावट आती हुई नजर आ सकती है, और इसीलिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर ही केवल मैंने पीएफसी जो है अपने रेडार पर शामिल किया है, और इसको बिकवाली करके चलिए 120 रुपए के लक्ष्य के लिए 126 रुपए का आपको स्टॉप हो सकता है। तो चलिए, कुशल को पसंद आ रहा है पीएफसी बिकवाली करने के लिए टेक्नोपिक, लेकिन मुझे खरीदारी करनी है इंडिया सीमेंट्स में। देखिए मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में और खासतौर पर अगर आप देखें तो सीमेंट कंपनीज में एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हिडलबर्ग सीमेंट स्टॉक का भी चार्ट जो है मेरे रडार पर बना हुआ है, और आगे जाकर इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन इंडिया सीमेंट्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट की स्थिति है, और जैसा कि शो की शुरुआत से लगातार मैं कह रहा हूँ कि अच्छे फंडामेंटल्स वाले, अच्छे पैटर्न वाले स्टॉक्स अगर आप जितने निश्चित स्तर ऊपर एंट्री करेंगे फायदा उतना ज़्यादा होगा। तो बाजार की गिरावट से घबराएंगे नहीं, खरीदारी करेंगे इंडिया सीमेंट्स में। 225 रुपए का लक्ष्य जो है मैं मान रहा हूँ कि 1 से 2 से 3 दिन में बहुत से वक्त मिल जाएगा आपको, और आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है करीब 179 रुपीज़ का। अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। अगली कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि हिडलबर्ग सीमेंट के बारे में आगे जाकर मैं बताऊंगा। हिडलबर्ग सीमेंट यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो काफ़ी बार हमने शो के दौरान डिस्कस किए हैं, काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल्स है, और सीमेंट सेक्टर में भी अगर आप देखें तो जो ग्रोथ के अवसर हैं वो आगे जाकर और बेहतर होंगे। जिस प्रकार से अब चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में पिकअप देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि इन सारे स्टॉक्स में एक बज़ भी है। तो हिडलबर्ग सीमेंट स्टॉक को भी आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, और मैं मान रहा हूँ कि 272 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। 250 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना। कुशल, आपने कौन से स्टॉक्स चुने? बिल्कुल आशीष, तो टेक्नोपिक के बाद फंडामेंटल जो आधार पर जो मैंने पिक चुना है वो है एफएमसीजी स्पेस से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रिटानिया कंपनी जो है काफी ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रही है। जिस तरह से यहाँ पर आपको ओवरऑल तेजी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, और एफएमसीजी काउंटर स्पेसिफिकली चाहे आप एचयूएल का एग्जांपल लीजिए या फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आप देखिए ऑलमोस्ट लाइफ हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो वापस से एफएमसीजी एज ए स्पेस में आपको रौनक लौटती हुई नजर आ रही है, और वैसे भी बाजार की गिरावट में जहां पर आपका सबसे ज्यादा भरोसा बढ़ता रहता है वो स्पेसिफिकली आपको डिफेंसिव स्पेस में, चाहे आईटी हो चाहे फार्मा हो, वहां पर देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप फार्मा और एफएमसीजी में कंपेयर करेंगे तो फार्मा कंपैरेटिवली काफी ज्यादा शूट अप हो चुका है पिछले कुछ महीनों में एज कंपेयर टू एफएमसीजी, जहां पे कुछ भी आपको आउट परफॉर्मेंस या स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो एक करीब 10 से 12% की जो तेजी है होती है आमतौर पर एक
के इंडेक्स में वो ज्यादा देखने को नहीं मिली है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया ये एक ऐसा स्टॉक है, अगले 1 साल के लिए आप यहाँ पर होल्ड कर चल सकते हैं। फंडामेंटली कुछ कहने की बात ही नहीं है, इसमें काफी बेहतरीन सेट ऑफ जो है इनके रेशियोज आते हुए दिखते हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फर्दर आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। अभी 3620 रुपए की प्राइसिंग है, 4350 रुपए ये आपका टारगेट होगा फंडा पिक के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है आईटी दिग्गज आईटी काउंटर इन्फोसिस का। इनफैक्ट आप देखिए 700 750 के लेवल से ये लगातार तेजी शो करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला था, एक सेम लेवल पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 1400-1300 रुपए के लेवल्स पे। अब फाइनली जो है वापस से रफ्तार पकड़ने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल पिछले 3-4 महीनों का देखेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री जो है आपको इन्फोसिस काउंटर में देखने को मिल रहा है। और वैसे भी आप देखिए कंपनी की जो गाइडेंस आती हुई दिख रही है और जो एक्विजिशन रणनीति है मैनेजमेंट की, खासकर जो डिजिटल लेड एरियाज पर, वो काफी बड़ा फोकस एरिया, ग्रोथ एरिया इनफैक्ट मैं कहूंगा रेवेन्यू फ्रंट पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अगले 1 साल के लिए यहाँ पर आपको निवेशित रहना है और यहाँ पर 1800 रुपए के टारगेट जो है वो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेरी तरफ से है इन्फोसिस। आशीष, आपने क्या चुना है? देखिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है एचडीएफसी लाइफ। स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रक्चर तो काफी शानदार है, फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतर है, ग्रोथ के अवसर भी आगे जाकर बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से भारत में पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का केवल 3 से 4% ही है, यहाँ पर हेडरूम ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। और सनराइज सेक्टर है, स्टॉक पर आपको जरूर भरोसा करना चाहिए। पेडिग्री भी बहुत शानदार है, तो 1200 रुपए का लक्ष्य होगा। समय देना होगा करीब 1 साल का, लेकिन ये लंबी अवधि के लिए बहुत बढ़िया और शानदार स्टॉक है। 1 साल के लिए नहीं, आप स्टॉक को 10 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ इस स्टॉक पर फोकस करेंगे। तो चलिए, निवेश के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने जान लिए, लेकिन अगली कैटेगरी होगी खबरों के दम पर और माय चॉइस। इसको आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी खबरों के दम पर कुशल से जानते हैं। आशीष, खबर तो एक ही है। जिस तरह से अमेरिकी मार्केट में हमें फेड के बयान आते हुए दिखे हैं, जो फेड के अधिकारी जेम्स बुलर्ड हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं बैंक्स और एनबीएफसीज पर ही लगातार अपना फोकस बनाए हुए हूँ। और यहाँ पर खबर जो है वो मैंने आपको पहले बताई दी है, जब आरबीएल बैंक और उसके पहले जब ग्लोबल डिस्कस किया था, तो यहाँ पर मैंने ये चीज नोटिस की, एक्सिस बैंक ये आपको बिकवाली करने की राय है, क्योंकि इसका जीडीआर भी मैं चेक कर रहा था तो करीब 4% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था फ्राइडे के सत्र में। और मुझे लग रहा है कि उसको ध्यान में रखते हुए कंपेयर टू इंडियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो 0.2-0.3% की गिरावट एक्सिस बैंक में हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 716 रुपए के लक्ष्य के लिए 743 का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए, खबरों के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है बीपीसीएल, लेकिन थोड़ी सी लंबी अवधि का व्यू बनाकर इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर आप देखें तो खबर आई है जो एफडीआई लिमिट बढ़ने की बात है, उससे कहीं ना कहीं जो डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस है उसमें भी एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। तो बीपीसीएल 510 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक में आप खरीदारी करेंगे और जब तक 460 के ऊपर बना हुआ है तब तक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बीपीसीएल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो स्टॉक का शानदार है, खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए, अब वक्त है आखिरी कैटेगरी का, वो है माय चॉइस। और यहाँ पर अब मेरी तरफ से स्टॉक आ रहा है बिकवाली का, वो है जिंदल स्टील एंड पावर। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। मेटल स्टॉक्स में जो वीकनेस, जिस प्रकार से इंटरेस्ट दरें बढ़ने की बात की गई है और कमोडिटीज का अगर आप देखें तो एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है, तो निश्चित है कि इसका एक असर देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक में एक बात है कि ऑलरेडी इतनी गिरावट आ चुकी है कि अब ज्यादा बिकवाली करने का कंफर्ट आ नहीं रहा, लेकिन क्योंकि आज बाजार का मूड माहौल नेगेटिव है तो 380 रुपए का लक्ष्य होगा। 395 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में हैवेल्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार मेरी लिस्ट में बना हुआ है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको यहाँ पर एक पुट ऑप्शन भी दिलाया था। हैवेल्स में मान रहा हूँ कि आज यहाँ पर निश्चित है कि गिरावट देखने को मिलेगी। 976 रुपए का लक्ष्य होगा। 1009 रुपए का, 1000 रुपए के आसपास कुछ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 1009 रुपए का जो है आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दिन के दौरान गिरावट एक्सपेक्टेड है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एचयूएल। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखें जब बाजार में ऐसे करेक्शन आते रहते हैं तो फोकस जो है कहीं ना कहीं डिफेंसिव और ग्रोथ वाले सेक्टर्स पर ज्यादा आता है। एचयूएल बाजार की गिरावट में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर अक्यूमुलेशन ही देखने को मिल रहा है। तो 2614 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस लगाना है सेफ साइड 2330 रुपए का। कुशल, माय चॉइस में आपने कौन से स्टॉक्स चुने हैं? आशीष, माय चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल भी बिकवाली का है। तो आरबीएल और एक्सिस बैंक के बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, आईपीएसयू बैंकिंग स्पेस से यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। एसबीआई में हम लगातार गिरावट का रुझान
देख ही रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा 77 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 82 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगले जो 2 कॉल्स हैं माइजर्स कैटेगरी में, पहला तो होगा बर्गर किंग का। अगले 3 महीनों में यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 180 रुपए की टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आप देखिए लार्जली जो है इनके स्टोर्स, अभी मैं इनफैक्ट वीकेंड के दौरान भी पढ़ रहा था, तो वहां पर मॉल्स में इनके कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 2014 में जो इन्होंने ऑपरेशन की शुरुआत की थी साकेत मॉल के साथ, आगे के लिए काफी बढ़िया ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है मुझे नजर आ रही है। जैसे जैसे अनलॉकिंग का फायदा जो है वो बर्गर किंग जो रिसेंट लिस्टिंग है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो 180 के टारगेट के लिए अगले 3 महीनों के लिए आप पर होल्ड कर चल सकते हैं। और आखिरी कॉल भी है कैम्स पर। आप देखिए म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है ये, और इनका काफी सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है इस स्पेस में, और जिस तरह से इक्विटी लेवल और सिप्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि काफी बेहतरीन तेजी यहाँ इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसको भी आप अगले 3 महीनों के लिए होल्ड कीजिए, और आपको 31 रुपए के टारगेट यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, कैश का स्टॉक है डिक्सन टेक। ग्रैनुअल्स में आपको खरीदारी करके चलनी है, माफ कीजिएगा, ग्रैनुअल्स में बिकवाली करनी है। पिरामल एंटरप्राइज बाजार में अगर रिकवरी आती है तो स्टॉक पर फोकस करेंगे। इंडिया सीमेंट्स में तेजी देखने को मिलेगी। हिडलबर्ग सीमेंट फंडामेंटल तौर पर काफी बढ़िया कंपनी है। एचडीएफसी लाइफ में आपको निवेश करना है, और बीपीसीएल यहां पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। जेएसपीएल में गिरावट देखने को मिल सकती है। हैवेल्स में शॉर्ट पोजीशन लेंगे और बाजार में तेजी आएगी तो फायदा होगा। एचयूएल को यहां पर खरीदारी करेंगे 2614 रुपए के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है ग्रैनुअल्स में। जिस प्रकार से स्टॉक में ब्रेकडाउन देखने को मिला है शुक्रवार के सत्र में, मैं मान रहा हूं गिरावट जो है एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। 302 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। दमदार नतीजों के दम पर कैश स्पेस में एसएमएस लाइफ साइंस है, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा जो बिकवाली के काउंटर्स हैं वो बैंक्स और एनबीएफसीज हैं आज के सत्र में प्राइमरली। जिस तरह से फेड अधिकारी जेम्स बुलेट के बयान आते हुए दिखे हैं इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर, तो आरबीएल बैंक यहाँ पर बिकवाली कीजिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। पीएफसी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी कमजोर लग रहा है, और फंडामेंटली ब्रिटानिया काफी पसंद आ रहा है अगले 1 साल के लिए। साथ ही निवेश के लिए आज से इन्फोसिस में खरीदारी करके चलिए। एक्सिस बैंक भी वीक लग रहा है, जीडीआर भी काफी डाउन था शुक्रवार के सत्र में, और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आप बिकवाली करके चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में 2 स्टॉक्स खरीदने हैं, जिसमें बर्गर किंग और कैम्स, ये 2 शामिल हैं। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है एफएमसीजी काउंटर डिफेंसिव स्पेस से ब्रिटानिया, आपको 4350 रुपए के लक्ष्य अगले 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो हो गई तैयार।